हेलो दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कवर किए थे। अभी मैं डायरेक्ट स्टार्ट करूँगा फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से। इस पे मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करूँगा, ये थोड़ा स्पीड में लूँगा क्योंकि इसके ऊपर एमसीक्यूज़ ज़्यादा नहीं आते हैं और इससे इम्पोर्टेंट वाला जो कॉन्सेप्ट है मुझे वो कवर करना है अच्छे से, तो मैं उधर टाइम ज़्यादा स्पेंड करूँगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर क्या है? तो एक ये ऐसा फैक्टर है, ये ऐसा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, यही सब काम करता है। जैसे कि बाकी के जो फैक्टर्स है, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, इनको मोबिलाइज करना या इनको राइट प्रोपोर्शन में कंबाइन करना या प्रोडक्शन की प्रोसेस को इनिशिएट करना, रिस्क को बेयर करना, ये सारे काम कौन करता है? एंटरप्रेन्योर करता है। एंटरप्रेन्योर ही रिस्क बेयर करेगा, वही सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को राइट प्रोपोर्शन में कंबाइन करेगा, वही सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मोबिलाइज करेगा, वही प्रोडक्शन की प्रोसेस को इनिशिएट करेगा। इस फैक्टर को इसलिए हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर, और इसका ही दूसरा नाम होता है ऑर्गेनाइज़र, मैनेजर, रिस्क टेकर। ऑर्गेनाइज़र इसीलिए क्योंकि सारे बाकी के जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको यही ऑर्गेनाइज करता है, इकट्ठा करता है और राइट प्रोपोर्शन में कंबाइन करता है। यही है जो मैनेज करता है प्रोडक्शन की प्रोसेस को, और यही एंटरप्रेन्योर है जो रिस्क बेयर करता है, इसलिए इसका नाम है रिस्क टेकर। ठीक है। इसके कुछ फंक्शंस है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, ये बहुत 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 ईजी है, आप जस्ट एक बार रीड करोगे तो समझ में आएगा। बस मैं आपका ध्यान यहाँ खींचना चाहूँगा कि एमसीक्यू इस पे आ सकता है कि पेपर में ऐसा पूछ सकते हैं कि आप एंटरप्रेन्योर का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन कौन सा है, मीन्स उसका सबसे पहला और सबसे बेसिक फंक्शन कौन सा है। तो सबसे पहला फंक्शन कौन सा होगा? बिजनेस एंटरप्राइज को स्टार्ट करना, इनिशिएट करना। अरे पहला स्टेप तो वो वही करेगा ना, पहला काम उसका क्या रहेगा, पहला फंक्शन क्या रहेगा? बिजनेस को स्टार्ट करना। तो बिजनेस एंटरप्राइज को इनिशिएट करना ये उसका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन है। आप बाकी अंदर थोड़ा पढ़ोगे तो इसमें कुछ है नहीं एक्सप्लेन करने लायक, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। सेकंड जो फंक्शन होता है वो होता है रिस्क बेयरिंग या फिर अनसर्टनिटी बेयरिंग। तो ये भी आपको पता है कि एंटरप्रेन्योर रिस्क बेयर करता है, तो ये उसका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। थर्ड वाला इसका फंक्शन क्या है? इनोवेशन। इनोवेशंस में नई नई आइडियाज़ लाना और वो आइडियाज़ को कमर्शियली अप्लाई करना। इनोवेशन का मतलब क्या? कोई एक नई आइडिया है उसको आप कमर्शियली अप्लाई करोगे। कमर्शियली मीन्स उससे आपको रेवेन्यू मिलेगा। आपके माइंड में एक आइडिया आया है नया, उसको आप अप्लाई करोगे तो उससे कुछ ना कुछ रेवेन्यूज़ मिलेंगे। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है। देखो इसके ऊपर भी एमसीक्यू आ सकता है, आपको पूछेंगे कि सबसे इम्पोर्टेंट और ट्रू फंक्शन क्या होता है एंटरप्रेन्योर का। तो उसका सबसे इम्पोर्टेंट और ट्रू फंक्शन होता है इनोवेशंस को इंट्रोड्यूस करना। देखो दो तरह के एमसीक्यूज बनते हैं, एक होता है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन कौन सा है, तो वो है बिजनेस एंटरप्राइज को इनिशिएट करना। और एक दूसरा क्वेश्चन बनता है सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड ट्रू फंक्शन कौन सा है, तो इनोवेशंस इंट्रोड्यूस करना। जनरली यहाँ पे स्टूडेंट मिस्टेक कर जाते हैं। एमसीक्यू में पूछा जाता है ट्रू फंक्शन कौन सा है, सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन कौन सा है, उसमें फिर ये दोनों तीनों ऑप्शन होते हैं और स्टूडेंट लिख के आता है कि रिस्क बेयरिंग। रिस्क बेयरिंग नहीं है इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ट्रू फंक्शन कौन सा है? इनोवेशंस लाना। क्योंकि शुम्पटर ने कहा है, शुम्पीटर ने क्या कहा है? शुम्पटर ने कहा है कि जो एंटरप्रेन्योर इनोवेशंस लाएगा उसको ही आगे बढ़ने के चांसेस मिलेंगे। तो इनोवेशंस लाना ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके ऊपर एमसीक्यू आ सकता है। फिर उसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एंटरप्राइज के और कंस्ट्रेंट्स होते हैं, मैं इसमें नहीं जाऊंगा डिटेल में, ये बहुत इजी है, ये आप एक बार पढ़ लोगे तो आ जाएगा। इसके ऊपर एमसीक्यूज भी इतने आते नहीं हैं, तो मैं डायरेक्ट सीधे आगे जो मेन टॉपिक है हमारा उस पर चले जाता हूँ। हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं एंटरप्राइज के। कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव मीन्स क्या है? तो हर एक बिजनेस का एंटरप्राइज, हम आप एंटरप्रेन्योर के बारे में नहीं देख रहे, हम एंटरप्राइज के बारे में देख रहे हैं। एंटरप्राइज का मतलब बिजनेस, उसका ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि सर्वाइव करना। क्योंकि ये तो बेसिक है, जो फर्म जो बिजनेस सर्वाइव कर पाएगा वही तो आगे बढ़ पाएगा। तो पहला उसका स्टेप होता है, पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि उसको सर्वाइव करना है। ठीक है, उसके बाद सेकंड ऑब्जेक्टिव उसका होता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, जैसे कि प्रॉफिट अर्न करना, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, ये उसका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है। थर्ड ऑब्जेक्टिव होता है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या आएगा? जैसे कि फर्म
फर्म का, कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज का पहला ऑब्जेक्टिव तो है सर्वाइव करना, सेकंड ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, लेकिन सिर्फ यही ऑब्जेक्टिव्स नहीं होते हैं, बिजनेस के और भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन करना, कोई भी सोशल प्रैक्टिसेस के खिलाफ जो कोई चीज़ होगी, एंटी सोशल प्रैक्टिसेस जो होगी अपोजिट, वो नहीं करना है अपने को, ठीक है। मुझे कुछ गलत नहीं करना है, सोसाइटी के लिए अच्छा करना है, सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, या फिर कोई भी तरह का पोल्यूशन नहीं करना है। तो ये भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बिजनेस एंटरप्राइजेस के। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव भी होता है, क्योंकि देखो ह्यूमन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है अपने ऑर्गेनाइजेशन का। जो एम्प्लॉयज़ वगैरह होंगे उसकी डेवलपमेंट जो होगी वो भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। नेशनल ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं, जो अपनी कंट्री की नीड्स है उसको फुलफ़िल करना, ये भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बिज़नेस के। और कौन से ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है, आप ये पढ़ लेना, ये कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं इस पे टाइम नहीं वेस्ट करूँगा। मैं सीधे आ जाता हूँ प्रोडक्शन फंक्शन पे। देखो फंक्शन का मतलब क्या पहले वो समझ लो। हमने इससे पहले फंक्शन के बारे में पढ़ा था, डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन में हमने देखा था फंक्शन का मतलब डिमांड किसके ऊपर डिपेंड करती है। क्लियर? तो डिमांड किसके ऊपर डिपेंड करती है, हमने देखा था डिमांड डिपेंड करती है गुड्स की प्राइस के ऊपर, ठीक है। उसके बाद में जो सब्स्टिट्यूट्स है या फिर जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है उसकी प्राइस के ऊपर भी डिमांड डिपेंड करती है। तो हमारे गुड्स की डिमांड ये सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस के ऊपर भी डिपेंड करती है। ये हमारे ही गुड्स की प्राइस के ऊपर भी डिपेंड करती है। ये एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर के ऊपर भी डिपेंड करती है। ये लोगों की टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के ऊपर भी डिपेंड करती है। ये इनकम के ऊपर भी डिपेंड करती है लोगों की। तो डिमांड जो है इन सब के ऊपर कंबाइन डिपेंड करती है। कोई भी फैक्टर चेंज हो जाएगा तो उसकी वजह से डिमांड चेंज हो जाएगी। इसी को ही कहते हैं डिमांड फंक्शन। ऐसे ही प्रोडक्शन फंक्शन है। प्रोडक्शन फंक्शन में प्रोडक्शन किसके ऊपर डिपेंड है। अब प्रोडक्शन जब मैं बोल रहा हूँ तो मैं आउटपुट की बात कर रहा हूँ। आउटपुट किसके ऊपर डिपेंड करता है, बताओ। आप मुझे बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आउटपुट किसके ऊपर डिपेंड करेगा। ऐसा क्या है जिसको हमने चेंज कर दिया तो आउटपुट चेंज हो जाएगा। जैसे देखो वहाँ पे डिमांड डिपेंड करता है, मतलब डिमांड चेंज किसकी वजह से होती है, तो इनकम की वजह से होती है, प्राइस ऑफ गुड्स की वजह से होती है, प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की वजह से होती है ना, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर की वजह से हो सकती है। तो ये सारे फैक्टर्स है जिसकी वजह से डिमांड चेंज होती है। तो डिमांड इज डिपेंडेंट अपॉन दीज फैक्टर्स। ऐसे ही प्रोडक्शन आउटपुट ये किसके ऊपर डिपेंड है, तो ऑब्वियस बात है ये डिपेंड करता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर, जो हमने ऊपर 4 पढ़े। अभी अभी हमने इससे पहले जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया तो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़े। ये चारों कंबाइन होके ही इनपुट से आउटपुट बनता है। तो आपका आउटपुट किसके ऊपर डिपेंड है, ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड है। इसीलिए प्रोडक्शन फंक्शन को लिखते कैसे है, तो उसको एक्सप्रेस कैसे किया जाता है, उसका इक्वेशन बनता है क्यू। क्यू का मतलब आउटपुट। आउटपुट किसका फंक्शन है, किसके ऊपर डिपेंड है, फंक्शन म्हणजे डिपेंडेंसी। उसकी डिपेंडेंसी किसके ऊपर है, तो उसकी डिपेंडेंसी है ए बी सी डी से लेके एन तक। अब ये ए बी सी डी क्या है, ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। तो आउटपुट इज फंक्शन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आउटपुट इज फंक्शन ऑफ ऑल इनपुट्स। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम इनपुट्स ही तो कहते हैं ना। तो जितना आप इनपुट डालोगे उसके हिसाब से तो आउटपुट मिलेगा। तो आपका आउटपुट डिपेंड किसके ऊपर है, इनपुट्स के ऊपर। और इनपुट्स का मतलब क्या, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने हैं, 4। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। और अगर मैं इसको और मोटा मोटी ऐसे 4 को अगर मैं और ब्रॉडली क्लासीफाई करूँ, मेजर कैटेगरीज पे डिवाइड करूँ, तो एक्चुअली 4 नहीं, एक्चुअली 2 ही है देखा जाए तो। एक जैसे कि लैंड को आप कैपिटल में इंट्रोड्यूस कर सकते हो, क्योंकि कैपिटल और लैंड, लैंड और कैपिटल दोनों इन्वेस्टमेंट होता है। और लेबर और एंटरप्रेन्योर दोनों एक कैटेगरी में आ जाता है। तो अगर मैं डिवाइड करूँ, 2 कैटेगरीज बनाना चाहूँ इसकी, 4 नहीं बनाना चाहूँ, तो 2 कैटेगरीज कौन सी आएंगी, एक आएगा लेबर, एक आएगा कैपिटल। लैंड कैपिटल में मर्ज हो जाएगा और एंटरप्रेन्योर जो है वो लेबर में मर्ज हो जाएगा। तो अगर 2 का ही मुझे 2 ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मुझे देखना है, तो 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का इक्वेशन कैसे बनेगा, वो कुछ इक्वेशन ऐसे बनेगा, Q इज फंक्शन ऑफ L एंड K। L का मतलब लेबर, K का मतलब कैपिटल, Q का मतलब आउटपुट। तो आपका आउटपुट किसके ऊपर डिपेंड है, आपने लेबर कितना एम्प्लॉय किया है और आपने कैपिटल कितना लगाया है, उसके हिसाब से आपको आउटपुट मिलेगा। सिंपल सी बात है। मुझे तो ऐसा लगता है इस टॉपिक में कुछ है ही नहीं, लेकिन स्टूडेंट्स को अच्छे से समझता नहीं, इसलिए उनको दिक्कत जाती है।
ठीक है। अब ये जो हम रिलेशनशिप देख रहे हैं, ये जो हमने देखा कि आउटपुट किसके ऊपर डिपेंड करता है, लेबर के ऊपर और कैपिटल के ऊपर, लेकिन इसके कुछ एजम्पशंस है। इसके एजम्पशन क्या है? तो सबसे पहला एजम्पशन क्या है कि हम ये जो इक्वेशन बना रहे हैं कि हमारा आउटपुट इनपुट के ऊपर डिपेंड करता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, ये जब हम बोलते हैं तो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं हम। ये हम एक्यूमुलेटेड नहीं है, ऐसे सालों साल एक्यूमुलेट करते जाओ, फर्स्ट ईयर का डेटा, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का, ये सब आउटपुट मिला के आप देखने जाओ तो हम ऐसे स्टडी नहीं कर रहे, हम पर्टिकुलर एक मंथ का आउटपुट देख रहे हैं और एक मंथ में हमने कितने लगाया था इनपुट्स वो देख रहे हैं। तो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि ये रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होता है। ठीक है। और हम सेकंड एजम्पशन क्या लेते हैं कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है प्रोडक्शन की, ये कांस्टेंट है। क्योंकि देखो अगर आप टेक्नोलॉजी चेंज कर दोगे, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी तो फिर क्या हो जाएगा, आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी है, अगर आप पुरानी टेक्नोलॉजी से नई टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट आ गए तो फिर आउटपुट पहले जितना ही मिलेगा कि उससे ज़्यादा मिलेगा? ऑब्वियस बात है, अब ज़्यादा मिलेगा क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। तो हम क्या एज्यूम करते हैं कि टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है, स्टेट ऑफ आर्ट क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है। अगर टेक्नोलॉजी बदल जाएगी तो फिर ये रिलेशनशिप चेंज हो जाएगा, फिर आउटपुट का आउटपुट पहले जितना मिल रहा था अब उससे ज़्यादा मिलेगा। ठीक है। और थर्ड एजम्पशन हमने क्या लिया है? थर्ड एजम्पशन हमने लिया है कि हमारे पास जो भी इनपुट्स अवेलेबल है उससे हम क्या कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम आउटपुट हम इतने इनपुट, मान लो मेरे पास 100 केजी ऑफ रॉ मटेरियल है, तो 100 केजी ऑफ रॉ मटेरियल से मैं कितना मैक्सिमम आउटपुट बना सकता हूँ, है ना? क्योंकि हर एक बिजनेसमैन कोशिश क्या करेगा कि भाई मेरे पास, देखो आजकल हमने पहले इकोनॉमिक्स में पढ़ा कि हमारे पास रिसोर्सेज स्केर्स है, कम है, तो हमारी कोशिश क्या रहेगी कि कम से कम इनपुट में ज़्यादा से ज़्यादा बनाए। तो हमारे पास इतने इनपुट्स है, इससे मैं मैक्सिमम प्रोडक्शन कितना कर सकता हूँ? तो ये हमारा एजम्पशन रहेगा कि हर एक जन वही ट्राई करेगा। या तो फिर मान लो किसी किसी बिजनेसमैन के पास टारगेट होता है कि हमको इतना आउटपुट बनाना है, जैसे कि मुझे ऑर्डर मिला कि 1000 केजी फिनिश गुड्स मुझे सप्लाई करने हैं, तो मेरी कोशिश क्या रहेगी, अब वो 1000 केजी फिनिश गुड्स बनाने के लिए मिनिमम इनपुट कितना लगे। तो अगर मुझे इनपुट पता है कितने हैं मेरे पास, तो मेरी कोशिश रहेगी वो इनपुट से मैं ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट बनाऊँ। और अगर मान लो मेरे पास मुझे आउटपुट पता है कितना है करना है, तो उसके हिसाब से मेरी कोशिश क्या रहेगी, इतने आउटपुट के लिए मिनिमम इनपुट कितना लगना चाहिए। ठीक है। तो ये हमारी थर्ड एजम्पशन है। ठीक है। तो उसके बाद अब ये जो प्रोडक्शन फंक्शन है, प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब जो आउटपुट देख रहे हो आप, इनपुट्स के ऊपर डिपेंड है, ये हमको सीखना है। तो इसके लिए दो पार्ट में हमको डिवाइड करना पड़ेगा। एक होता है शॉर्ट रन में प्रोडक्शन कैसे डिपेंड होता है इनपुट्स के ऊपर, और लॉन्ग रन में कैसे डिपेंड करता है इनपुट्स के ऊपर। अब आप बोलोगे सर दोनों में फ़र्क क्या है? देखो शॉर्ट रन में जो है, ये शॉर्ट रन का जो पीरियड है ये बहुत ही शॉर्ट है, बहुत शॉर्ट है। मीन्स देखो हमने देखा कि बेसिकली दो टाइप के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, दो कैटेगरीज है, एक है लेबर, एक है कैपिटल। तो शॉर्ट रन में क्या होता है, कम से कम एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, एक इनपुट ऐसा है जिसको इमीडिएटली चेंज नहीं कर सकते हम। देखो मान लो आपको प्रोडक्शन करना है, आपका प्रोडक्शन चल रहा है, आपके पास 100 एम्प्लॉयज़ है, 100 वर्कर्स है, और साथ में आपके पास दो मशीन्स है। आप दो मशीन पे 100 वर्कर्स को काम करवाने लगा रहे हो, तो आप महीने में, एक मंथ में आप 1000 केजी आप फिनिश गुड्स बना लेते हो। अब अचानक आपको एक नई बड़ी कंपनी से ऑर्डर मिल गया जिसमें आपको 1500 केजी आपको बना के देना है विद इन 1 मंथ। आप कैसे करोगे? अब नई मशीन एकदम से खरीद के लाना, एकदम से कैपिटल लगाना, ये पॉसिबल नहीं है। एकदम से आप नहीं चेंज कर सकते हो। आपके पास क्या पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज़ है कि आप वही दो मशीन पे काम करो और लेबर्स लगा के दो शिफ्ट में काम करवाओ, है ना? तो यहाँ पे आपका आउटपुट आपको बढ़ाना है, तो आउटपुट बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप दो फैक्टर में से एक ही फैक्टर बढ़ा सकते हो, दूसरा फैक्टर आप बढ़ा नहीं सकते। तो कम से कम एक फैक्टर जो है, एक इनपुट जो है, ये कांस्टेंट रहेगा, ये फिक्स्ड रहेगा। इसको कहते हैं शॉर्ट रन। लेकिन मैं अगर आपको बोलूँ कि आपकी डिमांड जो है ये अब बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। पहले आप 1000 केजी आप फिनिश गुड्स बना रहे थे, फिर धीरे धीरे 1100 पे पहुँचे, 1200 पे पहुँचे, धीरे धीरे 1500 पे पहुँचे। एक स्टेज आई आपकी कंपनी अब बड़ी हो गई है, अब आपको 1000 केजी नहीं, अब आपको 1 मंथ में 2000 केजी लगता है, और लेबर हो गया है महंगा। तो आप क्या करोगे? आप लेबर भी बढ़ाओगे, आप साथ में मशीन्स भी बढ़ाओगे, है ना? तो ये लॉन्ग रन में होता है। लॉन्ग रन मीन्स क्या? जिसमें हमारे पास टाइम है, हम सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एक साथ बढ़ा सकते हैं। क्लियर? तो हमको आउटपुट बढ़ाना है तो हम सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, ये हो गया लॉन्ग रन।
लेकिन शॉर्ट रन में क्या होता है, हमको आउटपुट बनाने के लिए सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम नहीं बढ़ा सकते, हमारे पास उतना समय नहीं है। हम सिर्फ बाकी के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन कम से कम एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारा वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो हमको दोनों केस में सीखना होगा। आउटपुट जो डिपेंड करता है शॉर्ट रन में, उसमें क्या होगा, सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज नहीं होंगे, एक कम से कम फिक्स रहेगा। और लॉन्ग रन में क्या होगा, आउटपुट बढ़ाना है मुझे तो मेरे पास टाइम है, मैं सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एक साथ चेंज करूंगा, तो आउटपुट कैसा रहेगा, वो होगा लॉन्ग रन। ठीक है, तो हमको दोनों केस में स्टडी करना होगा। शॉर्ट रन में वही बात कही गई है, अ पीरियड विल बी कंसिडर्ड शॉर्ट रन पीरियड इफ द अमाउंट ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द इनपुट्स, देखो एक इनपुट, कम से कम एक इनपुट जो है रिमेन्स अनचेंज ड्यूरिंग दैट पीरियड। तो शॉर्ट रन ऐसा पीरियड है जिसमें कम से कम एक इनपुट या एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कांस्टेंट रहेगा, अनचेंज रहेगा। मीन्स अब अगर मैं दो कैटेगरीज बना रहा हूँ, लेबर और कैपिटल, ऐसे दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बना रहा हूँ मेजर कैटेगरीज, तो उसमें मेरा एक वेरिएबल हो सकता है और एक कम से कम फिक्स्ड हो रहेगा। क्लियर। और जनरली क्या होता है, जनरली कैपिटल जो होता है फिक्स्ड होता है, क्योंकि कैपिटल इन्वेस्ट करना एकदम से शॉर्ट रन में पॉसिबल नहीं होता है। तो हमारे पास अगर आउटपुट बढ़ाना है शॉर्ट रन में, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है, मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं सिर्फ एक ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को चेंज कर सकता हूँ, बढ़ा सकता हूँ, वो है लेबर। कैपिटल को एकदम इंस्टेंटली चेंज करना पॉसिबल नहीं है। तो कैपिटल क्या है, इसमें एज्यूम किया जाता है कि कैपिटल क्या है, फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। क्लियर, इसलिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है अब, क्योंकि हमने दो में क्लासीफाई किया ना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, तो मेरे पास अब एक ही ऑप्शन है। आउटपुट को बढ़ाने के लिए मेरे को लेबर को ही बढ़ाना पड़ेगा, एक ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मुझे बढ़ाना पड़ेगा। लॉन्ग रन में क्या होता है, सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम चेंज करते हैं, तो उसमें अगर मुझे आउटपुट बढ़ाना है तो मेरे पास समय है, मेरे पास समय है, मैं सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एक साथ चेंज करूंगा। क्लियर। तो देखो वही कहा है, लॉन्ग रन इज अ पीरियड ऑफ टाइम। लॉन्ग रन को प्लानिंग होराइजन भी कहते हैं, इसके ऊपर भी एमसीक्यू आ सकता है कि प्लानिंग होराइजन किसको कहते हैं, या फिर लॉन्ग रन इज ऑल्सो कॉल्ड एज, फिर आपको लिखना पड़ेगा प्लानिंग होराइजन। इसमें क्या होता है, लॉन्ग रन इन विच ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, म्हणजे ऑल इनपुट्स, कैपिटल, लेबर, लैंड वगैरह जो भी है, आर वेरिएबल, हम सबको चेंज कर सकते हैं, सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम चेंज कर सकते हैं, हमारे पास उतना समय है। इट इज अ टाइम पीरियड व्हेन द फर्म विल बी एबल टू इंस्टॉल न्यू मशीन्स एंड कैपिटल इक्विपमेंट्स अपार्ट फ्रॉम इंक्रीजिंग द वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हम लेबर तो बढ़ा ही सकते हैं, उसके साथ में हम कैपिटल को भी बढ़ा सकते हैं, हम नई मशीन्स इंस्टॉल कर सकते हैं, हम नए इक्विपमेंट्स ला सकते हैं। तो लॉन्ग रन की बात हो रही है, ठीक है। और दोनों में अलग अलग होगा, हमको रिलेशन देखना है। आउटपुट डिपेंड करता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर, जितना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगाओगे उसके हिसाब से आउटपुट मिलेगा। लेकिन शॉर्ट रन में सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज करना पॉसिबल नहीं है, कम से कम एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अनचेंज रहेगा, और हम कौन सा अनचेंज मानते हैं, कैपिटल को, शॉर्ट रन में। ठीक है, लॉन्ग रन में भी आउटपुट डिपेंड करता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर, जितना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगाओगे उतना आउटपुट मिलेगा। लेकिन लॉन्ग रन में मैं सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज कर सकता हूं, इसलिए मैं सब चेंज करूंगा और मेरा आउटपुट मैं बढ़ाऊंगा। ठीक है, हमको ये दोनों स्टडी करनी है। और जनरली शॉर्ट रन में जो हम देखते हैं, शॉर्ट रन में हम एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चेंज करेंगे, लेबर, और एक को हम कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है, कैपिटल को। इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, या इसका ही दूसरा नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। अब देखो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, देखो अब आपको मैं समझाता हूं इसका मतलब क्या होता है, ये नाम क्यों दिया गया, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्यों नाम दिया गया। वेरिएबल प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, उसका प्रोपोर्शन वेरी कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, एक है कैपिटल और एक है लेबर। अब शॉर्ट रन में मैं किसको चेंज कर सकता हूँ, सिर्फ लेबर को चेंज कर सकता हूँ। मान लो मैं अभी तक 1000 kg फिनिश गुड्स बना रहा था, तो मेरे यहाँ पे 100 वर्कर्स थे और 2 मशीन्स थी, तो प्रोपोर्शन देख रहे हो, 100 वर्कर्स 2 मशीन्स। अब अगर मुझे नया ऑर्डर मिला कंपनी से, किसी बड़ी कंपनी से ऑर्डर मिला, 1500 kgs मुझे इस बार बनाने हैं, तो अब मैं कैसे बनाऊंगा, मेरे पास ऑप्शन क्या है, मेरे पास समय नहीं है, तो मैं कैपिटल तो बढ़ा नहीं सकता, मैं मशीन्स को नहीं बढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं लेबर को बढ़ाऊंगा। मेरे पास अभी तक लेबर कितने थे, मेरे पास अभी तक लेबर थे 100। अब मुझे प्रोडक्शन बढ़ाना है तो मैं क्या करूंगा, मैं 60 लेबर्स को और अपॉइंट कर दूंगा और वर्कर को लगा दूंगा। अब देखो प्रोपोर्शन मेरा पहले कितना था, 100 लेबर्स 2 मशीन्स, अब प्रोपोर्शन कैसे हो गया, 160 वर्कर्स 2 मशीन्स। तो हमने प्रोपोर्शन चेंज कर दिया ना दोनों का,
पहले 100/2 था, अभी 160/2 है, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इसमें हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्रोपोर्शन जो है वो प्रोपोर्शन ही हम चेंज कर देते हैं। या फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, मैं आपको आगे बताऊंगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स क्यों बोलते हैं इसको, ठीक है। एक तो आपको पता चलेगा, एक आगे पता चलेगा। तो शॉर्ट रन में ऐसे ही होगा, आपका जो आउटपुट है देखो दिया ही है। शॉर्ट रन में इनपुट आउटपुट रिलेशन कैसे स्टडी होता है, इसमें एक वेरिएबल इनपुट होता है, एक इनपुट वेरिएबल होता है, म्हणजे उसको हम वेरी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और वो कौन सा है, लेबर, विथ ऑल अदर इनपुट्स हेल्ड कांस्टेंट। बाकी के जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो कांस्टेंट माने जाएंगे, इसमें लेबर ही हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें इसीलिए आपको ऐसा कहा गया है कि लेबर को बढ़ाना है। आगे टेबल आएगा, मैं उसमें आपको बता दूंगा कि हम एक लेबर को बढ़ाएंगे। फिर आपको कुछ एजम्पशंस दिए, ये एजम्पशंस हमने ऑलरेडी देखे हैं कि स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी कैसे रहेगी, ये कांस्टेंट रहेगी, प्रोडक्शन फंक्शन में ही हमने देख लिया था। उसके बाद में गिवन इनपुट्स है तो आप उससे कोशिश करोगे आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा मिले, या गिवन आउटपुट है तो आप कोशिश करोगे इसमें कम से कम इनपुट लगे, है ना। ये सारी बातें हमने पहले देख ली थी एजम्पशंस। उसके बाद ये लॉ पढ़ने से पहले आपको ये वर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए। टोटल प्रोडक्ट का मतलब क्या है, टोटल प्रोडक्ट का मतलब है टोटल आउटपुट, सबका मिला के, ठीक है। तो टोटल प्रोडक्ट विल वेरी विद द क्वांटिटी यूज्ड ऑफ वेरिएबल फैक्टर। तो वेरिएबल फैक्टर के बारे में बोल रहा है, जितना आप वेरिएबल वाला फैक्टर मतलब यहाँ पे लेबर, जितना आप लेबर यूज करोगे उसके हिसाब से आपकी टोटल प्रोडक्ट की क्वांटिटी वेरी करेगी, क्लियर। उसको हम कहेंगे टोटल आउटपुट, ठीक है। समझ में आया। यहाँ पे वेरिएबल फैक्टर का मतलब वही है, जहाँ पे भी वेरिएबल फैक्टर बोला जाएगा यहाँ पे तो लेबर ही आएगा, क्योंकि हम उसको ही वेरी कर सकते हैं, क्लियर। तो जितना आप उसकी क्वांटिटी को चेंज करोगे, जितना आप उसकी क्वांटिटी यूज करोगे, उतना आपका टोटल प्रोडक्ट चेंज होता जाएगा, ठीक है। हाँ, उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद हम आगे देखते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं हम एवरेज प्रोडक्ट। अब एवरेज प्रोडक्ट मतलब क्या, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय वेरिएबल फैक्टर आपने कितना लगाया है। मान लो आपके यहाँ पे 2 लेबर काम करते हैं और दोनों ने मिलके 150 यूनिट्स बनाए, तो एवरेज कितना हुआ, 75, म्हणजे दोनों का आपने एवरेज कर दिया। दोनों ने मिलके 150 यूनिट बनाए थे, डिवाइडेड बाय लेबर कितने हैं मेरे पास, 2 लेबर्स है, तो एक का एवरेज कितना हुआ, 75। इसलिए इसका फॉर्मूला हो जाता है टोटल प्रोडक्ट 150 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर मीन्स लेबर, नंबर ऑफ लेबर्स, ठीक है। उसके बाद मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब होता है जैसे आपने वेरिएबल फैक्टर की क्वांटिटी बढ़ाई, वेरिएबल फैक्टर की आपने क्वांटिटी बढ़ाई, तो आपका टोटल प्रोडक्ट में कितना इंक्रीज हुआ। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे यहाँ पे एक लेबर काम कर रहा था तो 100 यूनिट्स वो बना रहा था, क्लियर। अब मैंने नए एक और लेबर को लाया तो मेरा टोटल प्रोडक्शन 250 यूनिट्स हो गया। तो भाई जब एक लेबर काम कर रहा था तो 100 यूनिट्स बना रहा था, अब मैंने दूसरा नया लेबर लाया, 2 लोग मिलकर काम कर रहे, तो टोटल यूनिट्स कितने बन रहे हैं, 250। इसका मतलब जो सेकंड वाला लेबर आया मेरे यहाँ पे काम करने के लिए, उसने कितने यूनिट्स बनाए, 150 बनाए। तो ये सेकंड वाले लेबर का मार्जिनल प्रोडक्ट है, क्लियर। मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब क्या, टोटल प्रोडक्ट में इंक्रीज कितना हुआ, कितना इंक्रीज हुआ टोटल में, टोटल में तो 150 से इंक्रीज हुआ। मैंने एक लेबर बढ़ाया, एक वेरिएबल फैक्टर बढ़ाया, तो उसकी वजह से टोटल प्रोडक्ट में कितना इंक्रीमेंट हुआ, क्लियर। तो चेंज इन टोटल प्रोडक्ट, चेंज इन टोटल प्रोडक्ट म्हणजे 150। हाँ, लेकिन जो वेरिएबल फैक्टर में मैंने चेंज किया है ये कितने से चेंज होना चाहिए, ये सिर्फ 1 से ही चेंज होना चाहिए। जो वेरिएबल वाला फैक्टर है मीन्स लेबर, ये 1 यूनिट से ही चेंज होना चाहिए। मीन्स एक लेबर से मैंने डायरेक्ट 3 नहीं किया, एक से मैंने 2 किया, तो लेबर में कितना चेंज हुआ, 1 यूनिट का चेंज हुआ। उसकी वजह से टोटल प्रोडक्ट पे कितना फर्क पड़ा, वो हो गया मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। इसीलिए इसका फॉर्मूला बनता है टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1, ठीक है। समझ में आया, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और ये रिलेशंस के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं, ये 3 जो रिलेशंस है इसको तो आप इंपॉर्टेंट मार्क कर दो, स्टार मार्क कर दो, क्लियर। पहला देखो क्या बोला है, अभी हम आगे सीखने वाले हैं। एपी जब बढ़ेगा, एपी जब बढ़ेगा, ये हमारा रिलेशनशिप है, ये हम ऊपर टेबल में हम सीखने वाले हैं। तो ये पहले मैं आपको पढ़ा देता हूँ। जब एपी बढ़ेगा, एवरेज प्रोडक्ट बढ़ेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ेगा। मार्जिनल प्रोडक्ट ज़्यादा तेजी से बढ़ेगा एज कंपेयर टू एपी, ठीक है। और जब एपी मैक्सिमम रहेगा उस टाइम पे एमपी और एपी क्या रहेंगे, इक्वल। देखो
हर एक बार जब रिलेशन बता रहा है तो वो एपी के हिसाब से बता रहा है। पहले इस पे उसने क्या बोला, एपी बढ़ेगा तब क्या होगा, तो एमपी ज़्यादा तेजी से बढ़ेगा, दोनों बढ़ेंगे लेकिन एमपी ज़्यादा तेजी से बढ़ेगा। एपी जब मैक्सिमम रहेगा उस टाइम क्या रहेगा, एमपी और एपी इक्वल रहेंगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड, जब एपी गिरेगा, एपी जब फॉल होगा उस टाइम पे क्या होगा, एमपी और तेजी से फॉल होगा। क्लियर, समझ में आए, एमपी इज लेस देन एपी। तो ये हम तीन देखने वाले हैं, ठीक है। अब आओ हम देखते हैं टेबल के ऊपर, टेबल को हम पढ़ते हैं। देखो टेबल में हमारे इसमें कॉन्सेप्ट में क्या कहा गया है, इसमें हम शॉर्ट रन में हम क्या करने वाले हैं, हम सिर्फ लेबर को ही बढ़ाने वाले, क्योंकि हमारा एक ही वेरिएबल फैक्टर है लेबर, वो देखो बढ़ रहा है। जब मैंने एक लेबर लगाया था तो टोटल प्रोडक्ट कितना था, 100 का। अगर आप एवरेज करो, एवरेज कैसे होगा, टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ लेबर्स। तो टोटल यहाँ पे 100 है, नंबर ऑफ लेबर है 1, तो एवरेज आया 100। और पहले लेबर कितने थे, 0 थे। अब ये एक लेबर मेरे पास आया तो टोटल प्रोडक्ट कितना हुआ, 100। इसीलिए 0 से आउटपुट बढ़ गया 100, तो 0 से चेंज होके बढ़ गया 100 जब मैंने पहला लेबर लगाया। तो जब मैंने लेबर को बढ़ाया, एक से बढ़ाकर मैंने 2 कर दिए, तो 2 केस में क्या हुआ, जब मैंने लेबर एक से बढ़ाकर 2 कर दिए तो मेरा टोटल प्रोडक्ट कितना था, 210, 210 हो गया। तो मेरा टोटल प्रोडक्ट कितने से बढ़ गया, 110 से बढ़ गया। तो देखो आपको मार्जिनल प्रोडक्ट में दिख रहा होगा, एक नया लेबर लाने की वजह से मेरा टोटल प्रोडक्ट कितने से बढ़ा है, 110 से बढ़ गया, यही मार्जिनल प्रोडक्ट है। और अब आप एवरेज निकालो तो दोनों ने मिलके कितना प्रोडक्शन दिया है, 210 का। तो 210 डिवाइड बाई 2, तो एवरेज आया 105। अब आप देखो हमारा जो फर्स्ट रिलेशन था वो क्या कह रहा था, फर्स्ट रिलेशन था जब एपी बढ़ रहा है, जब एपी बढ़ रहा है, एमपी इज मोर देन एपी, एमपी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। तो देखो आप एपी के ग्राफ को, एपी के टेबल को देखो, एपी के कॉलम को देखो और एमपी के कॉलम को देखो। एपी देखो बढ़ा, पहले 100 था, फिर 105 हुआ, फिर 110 हुआ, तो 5-5 की गैप से बढ़ रहा है। इधर एमपी देखो, एमपी 10-10 की गैप से बढ़ रहा है, पहले एमपी था 100, फिर हुआ 110, फिर हुआ 120। तो जब एपी इंक्रीज हो रहा है एमपी भी इंक्रीज होगा, लेकिन एमपी की रफ्तार ज़्यादा है, एमपी इज ग्रेटर देन एपी, ठीक है। फिर एक स्टेज हमारा सेकंड वाला रिलेशनशिप देखो, सेकंड वाला रिलेशनशिप क्या है, फोर्थ वाले लेबर पे देखो, फोर्थ वाले लेबर पे एपी देखो कितना है 110 और एमपी देखो कितना है 110। तो जब एपी मैक्सिमम है, देखो 110 एपी मैक्सिमम है, उसके बाद एपी गिरना चालू हो जाएगा, तो एपी मैक्सिमम कितना है 110। उस केस में उस टाइम पे एपी और एमपी क्या है, इक्वल है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो एपी गिरना चालू हो गया, फिर वो 6 से गिरा, फिर 4 से गिरा, है ना, फिर 4 पॉइंट समथिंग से गिरा, तो ऐसे एपी गिरते जा रहा है। तो जब एपी गिरते जा रहा है, एमपी एमपी भी गिरना चालू हो गया, लेकिन एमपी बहुत तेजी से गिर रहा है। देखो पहले एपी गिरा 6 से, तो एमपी कितने से गिरा, 30 से गिरा, वो 110 से गिर के सीधा 80 पे आ गया। तो एमपी की गिरने की रफ्तार ज़्यादा है, इसलिए एमपी इज लेस देन, अब ग्राफ बनाएंगे ना तो ग्राफ में आपको क्लियर पता चल जाएगा, एमपी इज लेस देन एपी, ठीक है। तो यही रिलेशनशिप के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आए हैं, तो इसको आप स्टार मार्क कर दो, इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ये कुछ एजम्पशंस है जो हमने देखे थे पहले, वही बात बताई है कि स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी अनचेंज रहेगी, इनपुट जो है उसकी क्वांटिटी फिक्स रहेगी, उसका प्रोपोर्शन वेरी होगा, ठीक है। तो ये कुछ केसेस है, इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है इसलिए मैं इसको स्किप करता हूँ। अब आते हैं हम डायग्राम के ऊपर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो आपको फर्स्ट स्टेज बताया है, स्टेज 1 बताया है, स्टेज 1 में क्या होगा, स्टेज 1 में देखो एपी बढ़ते ही जा रहा है, एपी बढ़ते ही जा रहा है, ठीक है। तो जहाँ पे एपी मैक्सिमम है वहाँ पे हमारी फर्स्ट स्टेज कंप्लीट होती है। और हमने पहले देखा एपी जब मैक्सिमम रहेगा उस पॉइंट पे क्या होगा, एपी और एमपी इक्वल रहेंगे, देखो दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं, एपी और एमपी इंटरसेक्ट हो रहे हैं, जहाँ पे एपी मैक्सिमम रहेगा उस समय एपी और एमपी इक्वल रहेंगे। और उस स्टेज में एपी सिर्फ बढ़ते जा रहा है, हालांकि एमपी बढ़ रहा है, एमपी बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, एपी से भी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, ये भी हमने टेबल में देखा। और एमपी गिरना भी स्टार्ट हो गया पहली स्टेज में ही, लेकिन एपी जो है वो गिरना स्टार्ट नहीं हुआ, वो अभी तो मैक्सिमम पे पहुंचा है। तो एपी जब मैक्सिमम पे पहुंचेगा तब क्या होगा, एपी और एमपी इक्वल रहेंगे, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट रिलेशनशिप था वो क्या था, एपी जब बढ़ रहा है तो एमपी और तेजी से बढ़ रहा है, देखो है। तो एमपी इज मोर देन, एमपी इज ग्रेटर देन एपी, देखो एमपी का जो कर्व है वो एपी के ऊपर ही है,
ठीक है। फिर सेकंड रिलेशनशिप क्या था, एपी जब मैक्सिमम रहेगा उस केस पे, उस टाइम पे एमपी और एपी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। देखो दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं उस पॉइंट पे जहाँ पे स्टेज 1 खत्म हो रही है। फिर स्टेज 2 शुरू हो जाती है। ठीक है, स्टेज 2 में क्या होता है, हमने थर्ड रिलेशनशिप देखा, जब एपी गिरना चालू होगा, जब एपी गिरना चालू होगा तो एमपी और तेजी से गिरेगा। देखो वो और तेजी से गिर रहा है, इसीलिए वहां पे दिया है एमपी इज लेस देन एपी। एपी तो गिर रहा है लेकिन एमपी और तेजी से गिर रहा है, तो एमपी इज लेस देन एपी। तो सेकंड स्टेज में, सेकंड स्टेज हमारी कहाँ खत्म होती है, जहां पे एमपी जो है जीरो हो जाता है। देखो एमपी जो है वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, वहां पे हमारी स्टेज 2 खत्म होती है। और उस पॉइंट पे एमपी जब जीरो होता है, जहां पे एक्स को वो इंटरसेक्ट कर रहा है, उस टाइम पे वो टोटल प्रोडक्ट, देखो आप टीपी का कर्व देखो, टीपी का कर्व वहां पे आपको मैक्सिमम दिखेगा। ठीक है, क्यों क्यों मैक्सिमम दिखेगा, क्योंकि इसके बाद एमपी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। एमपी नेगेटिव का मतलब क्या, एमपी नेगेटिव का मतलब अब हम अगर एडिशनल लेबर लगाएंगे, अब हम इसके बाद अगर हम मैंने एक और लेबर को लगाया तो उस केस में क्या हो जाएगा, मेरा टोटल प्रोडक्ट गिरना चालू हो जाएगा। एक स्टेज ऐसी आएगी कि जहां पे मैं एडिशनल लेबर लगाऊंगा तो मेरा टोटल प्रोडक्ट बढ़ेगा नहीं, वो लेबर की आने की वजह से मेरा टोटल प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो भाई इससे तो अच्छा था मैं वो लेबर को नहीं लगाता। क्लियर, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं। पहले आप जैसे जैसे आप लेबर को लगाते जाओगे तो आपका टोटल प्रोडक्शन बढ़ते जाएगा, लेकिन एक स्टेज तक बढ़ेगा ना, उसके बाद क्या हो जाएगा, टोटल प्रोडक्ट गिरना चालू हो जाएगा। क्यों गिरना चालू हो जाएगा, क्योंकि एमपी नेगेटिव, वो लेबर आएगा, वो लेबर कुछ नया तो नहीं बनाएगा, जो पहले लेबर बना रहे थे उनका भी वो कम कर देगा एफिशिएंसी। क्लियर, उसकी वजह से एमपी नेगेटिव जा रहा है और टीपी कम कम होते जा रहा है। यही 3 स्टेजेस मुझे सीखने आपको बतानी है। ये 3 स्टेजेस में देखो क्या हो रहा है। स्टेज 1 में क्या होगा, एपी बढ़ेगा, एमपी बढ़ेगा। ठीक है, तो जो नया लेबर आ रहा है वो ज़्यादा पहले वाले से ज़्यादा बना रहा है, इसीलिए तो एमपी बढ़ रहा है ना तेजी से। एमपी बढ़ने का मतलब क्या, जो नया लेबर आ रहा है वो ज़्यादा प्रोडक्शन दे रहा है पहले वाले से भी, तो एवरेज से ज़्यादा प्रोडक्शन दे रहा है नया नया लेबर। ठीक है, ये होगा फर्स्ट स्टेज में, इसीलिए इस स्टेज का नाम है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ वर्ड, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। इसमें रिटर्न्स इंक्रीज हो रहा है, इसमें आउटपुट बढ़ते जा रहा है और बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। क्लियर, फिर सेकंड स्टेज में क्या हो जाएगा, सेकंड स्टेज में हो जाएगा लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स। कांस्टेंट रिटर्न का मतलब क्या है, कांस्टेंट रिटर्न का मतलब क्या है, या फिर लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स, डिमिनिशिंग रिटर्न्स आप बोल सकते हो। डिमिनिशिंग रिटर्न्स का मतलब क्या है कि इस स्टेज में क्या होगा, एपी और एमपी दोनों गिर रहे हैं, तो इसके मतलब क्या, यहाँ पे आउटपुट जो है वो बढ़ रहा है, यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा है। देखो आपको स्टेज 2 में टीपी बढ़ता हुआ ही दिखेगा, लेकिन ये जो बढ़ रहा है, इसकी बढ़ने की जो रफ्तार है टीपी की, ये अब बढ़ रहा है, अब ये कम रेट से बढ़ रहा है, ये इंक्रीजिंग रेट से नहीं बढ़ रहा, ये बढ़ रहा है लेकिन ये डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। इसका बढ़ने का जो स्पीड है वो कम कम होते जा रहा है, बढ़ने का स्पीड कम हो रहा है लेकिन स्टिल ये बढ़ रहा है। ठीक है, फिर स्टेज 3 में, स्टेज 3 को कहते हैं लॉ ऑफ स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स। स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स का मतलब क्या, इसमें एपी भी गिर रहा है, एमपी भी गिर रहा है और एमपी निगेटिव जा रहा है। एमपी निगेटिव जा रहा है, उसकी वजह से टीपी भी पहले से अब माइनस में जा रहा है, तो टीपी भी गिरना चालू हो गया। टीपी क्यों गिरना चालू हो गया, क्योंकि एमपी नेगेटिव गया है, इसलिए इसको कहते हैं नेगेटिव रिटर्न्स, स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स। अब आप मुझे बताओ, एक रैशनल प्रोड्यूसर, एक समझदार बिजनेसमैन कहाँ पे रुकना पसंद करेगा, वो कौन सी स्टेज में रुकेगा, स्टेज 1 में रुकेगा, स्टेज 2 में रुकेगा, स्टेज 3 में रुकेगा। स्टेज 3 में तो वो जाएगा ही नहीं। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि स्टेज 3 में देखो क्या हो रहा है, नया लेबर लाया हमने, नया लेबर लाने की वजह से क्या हो गया, आउटपुट नहीं बढ़ रहा है, टोटल प्रोडक्ट गिरना चालू हो गया। तो भाई कोई भी बिजनेसमैन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रोडक्शन को बढ़ाना कि कम करना, तो देखो प्रोडक्शन को बढ़ाना। तो यहाँ पे देखो, अब टेबल की तरफ मैं वापस आ रहा हूँ, नंबर ऑफ लेबर्स देखो 10 तक आप देखो, जब जब फैक्ट्री में 10 लेबर्स 10 वर्कर्स काम कर रहे थे तो टोटल प्रोडक्शन कितना था, 750। जब 11th वाला लेबर आया तो टोटल प्रोडक्शन कितना हो गया, 740, ये तो गिर गया। तो 11th वाला लेबर कोई भी लाएगा क्यों, बिजनेसमैन, कोई भी बिजनेसमैन 11th वाला लेबर क्यों लगाएगा, वो बोलेगा भाई मुझे प्रोडक्शन बढ़ाना है कि कम करना है, बढ़ाना है। अब 11th वाला लेबर लगा रहा हूं तो प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो 11th वाला लगाओ ही क्यों, तो वो थर्ड स्टेज में जाएगा ही नहीं। क्लियर, तो वो वहां पे रुकेगा जब टीपी जो है मैक्सिमम है। क्लियर, तो फर्स्ट स्टेज में रुकेगा क्या, फर्स्ट स्टेज में भी नहीं रुकेगा। फर्स्ट स्टेज हमारी कहां कंप्लीट हो रही थी,
फर्स्ट स्टेज हमारी कहाँ कंप्लीट हो रही थी? फर्स्ट स्टेज हमारी उस स्टेज पे कंप्लीट हो रही थी जहाँ पे एपी मैक्सिमम है, और एपी जब मैक्सिमम होता है वहाँ पे एमपी और एपी इक्वल होता है। तो उस स्टेज में क्यों नहीं रुकेगा वो? बताओ मुझे क्यों नहीं रुकेगा? तो एमपी और एपी इक्वल कहाँ हो रहा था? नंबर ऑफ लेबर्स कितने थे? 4 थे। क्लियर? तो फिफ्थ भी लगाएगा, सिक्स्थ भी लगाएगा, सेवंथ भी लगाएगा। क्यों लगाएगा? क्योंकि भाई अभी तो उसका देखो, अभी तो उसको इफिशिएंसी मिलना बाकी है, अभी तो वो ज़्यादा इफिशिएंटली काम कर सकता है। स्टेज 1 के बाद में भी उसका प्रोडक्शन बढ़ना चालू है, ठीक है? तो कोई भी बंदा जिसको प्रोडक्शन बढ़ाना है वो स्टेज 1 में तो रुकेगा ही नहीं, क्योंकि प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है, भले कम रफ्तार से बढ़ रहा है लेकिन बढ़ तो रहा है, कम रफ्तार से बढ़ रहा है लेकिन बढ़ तो रहा है, तो वो सेकंड स्टेज में रुकेगा। क्लियर? वो फर्स्ट स्टेज में नहीं रुकेगा, और थर्ड स्टेज में तो जाना पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि थर्ड स्टेज में जाके करेंगे क्या? हमारा टोटल प्रोडक्शन गिरना चालू हो गया, तो भाई हमारा प्रोडक्शन हमको गिराना थोड़ी है, तो थर्ड स्टेज में हम नहीं जाएंगे। मुझे कोई बोलेगा ना फ्री में लेबर रख दो, तो भी मैं नहीं रखूंगा, क्योंकि भाई लेबर को मैं फ्री में भी रखूंगा तो भी मुझे भले उसको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, लेकिन उसके आने की वजह से मेरा प्रोडक्शन तो कम हो गया। और स्टेज 1 में कोई मुझे रोकना चाहेगा तो भी मैं नहीं रुकूंगा, क्योंकि मैं स्टिल मेरे पास चांसेस है, मैं आगे बढ़ सकता हूँ, क्योंकि मुझे प्रोडक्शन बढ़ाना है। मैं रुकूंगा स्टेज 2 में। अब मैं अगर आपसे पूछूं स्टेज 2 में कहाँ रुकूंगा, कहाँ रुकूंगा बताओ? तो कोई भी स्टूडेंट पहला आंसर उसका निकलता है कि सर एट द एंड ऑफ स्टेज 2, जहाँ पे एमपी 0 है। वो बोलेगा कि सर आप 10 पे रुक जाओगे, 10 लेबर्स पे रुक जाओगे, क्योंकि वहाँ पे आपका जो है टोटल प्रोडक्ट वो मैक्सिमम है 750, और आपका एमपी कितना है? 0 है, तो आप यहाँ पे रुकोगे। मैं बोलूँगा मैं यहाँ पे क्यों रुकूंगा? ये तो डिपेंड करता है, आपने तो सिर्फ एक ही चीज़ देख रहे हो, सिर्फ प्रोडक्शन को बढ़ाना है बढ़ाना है बढ़ाना है, आप वो नहीं देख रहे हो लेबर को कितना पेमेंट देना होगा। तो सिर्फ एक पहलू से थोड़ी ना देखना होता है, ये डिपेंड करता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, म्हणजे इस केस में लेबर, उसको पेमेंट कितना देना पड़ रहा है। अगर मुझे नंबर ऑफ यूनिट्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, लेबर लाने की वजह से एक्स्ट्रा प्रोडक्शन मिल रहा है, लेकिन भाई वो एक्स्ट्रा जो प्रोडक्शन मैं लाऊंगा और बेचूंगा, उससे जो मुझे फायदा होगा उससे ज़्यादा तो मुझे लेबर को पगार देनी पड़ेगी, तो मैं वो प्रोडक्शन बढ़ाऊँ ही क्यों, वो लेबर को लाऊँ ही क्यों? मान लो उसने 10 यूनिट एक्स्ट्रा बना के भी दिए, वो 10 यूनिट्स बेच के मुझे 200 का प्रॉफिट होगा, लेकिन भाई वो 200 का प्रॉफिट कमाने के चक्कर में वो लेबर को जो मैंने लाया है, लेबर को पगार 300 देना पड़ रहा है। तो भाई कमाऊंगा 200 और लेबर को 300 दूंगा, तो ये तो 100 का नुकसान हो जाएगा। क्लियर? तो सिर्फ प्रोडक्शन की तरफ ही नहीं देखना होता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कितना आप पैसा दे रहे हो, लेबर को कितना पेमेंट दे रहे हो, वो भी देखना पड़ेगा, दोनों कंपेयर करके डिसीजन लेना पड़ेगा। क्लियर? समझ में आया? तो यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कहाँ पे रुकना है। क्लियर? रुकूंगा स्टेज 2 में, स्टेज 1 में तो रुकूंगा नहीं, स्टेज 3 में जाऊंगा नहीं, स्टेज 2 में रुकूंगा। लेकिन स्टेज 2 में सिर्फ आप प्रोडक्शन देखोगे तो आप आंसर दोगे कि जब एमपी 0 होता है, जब टीपी एकदम मैक्सिमम पोजीशन पे होता है, वहां पे हम रुकेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, आप सिर्फ प्रोडक्शन को देख के बता रहे हो। आप वो भी तो देखो कि लेबर को पेमेंट कितना देना होगा। क्लियर? क्योंकि हम प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, हम सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ाना ही हमारा उद्देश्य नहीं है, प्रोडक्शन बढ़ा के हमको प्रॉफिट भी बढ़ाने हैं। तो प्रॉफिट किससे बढ़ेगा? प्रॉफिट तो रेवेन्यूज माइनस कॉस्ट होता है, और आपकी कॉस्ट अगर ज़्यादा है वो लेबर की, तो आप प्रोडक्शन बढ़ा के करोगे ही भैया, आपको रेवेन्यू कब मिल रहा है, कॉस्ट ज़्यादा भरनी पड़ रही है, तो आप तो नुकसान में आ जाओगे। क्लियर? तो इसलिए वो लेबर को लाऊंगा क्यों? तो इसके लिए स्टेज 2 में कहाँ रुकना है, इसके लिए प्रोडक्शन भी देखना पड़ेगा, रेवेन्यूज भी देखने होंगे, और साथ में कॉस्ट भी देखना होगा, वो जो एडिशनल लेबर आएगा उसको पेमेंट कितना देना है, मीन्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट कितनी है वो भी मुझे देखनी पड़ेगी। ठीक है? तो मैंने कोशिश किया है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की, आप ये वीडियो को 2-3 बार सुनोगे तो आपको सब समझ में आएगा। ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं ये स्टेजेस के ऊपर, और रिलेशनशिप जो मैंने 3 बताए आपको उसके ऊपर, आप ज़्यादा फोकस उसके ऊपर करो। और इसके अलावा अगर आपको कुछ डाउट आ रहा है तो आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। आप इस वीडियो को सुनो, अगले वीडियो में मैं लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल बनाऊंगा। ठीक है? ओके, थैंक यू।